दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी, इसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग कर चुके हैं। ये राष्ट्रपति का सेकंड लेक्चर है, जिसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर का शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। 15 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है। इस संबंधित है कि पहले लिखेंगे भूमिका क्या है, फिर मुख्य भाग, जैसे घर का मुखिया क्यों है, तो उसके लिए इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 52 और 53 इस चीज़ को दिखाता है। पीएम या मंत्रियों की नियुक्ति वो कर सकता है, ये शक्ति उसके पास है। अध्यादेश शक्ति उसके पास है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसके पास, लेकिन इन सभी मामलों में वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है। और ये सारे पॉइंट दर्शाते हैं कि वो घर का मुखिया है। फिर हम लिखेंगे कि वह कठपुतली है लेकिन पूर्णतः नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विवेचना कह रहा है। जब भी विवेचना कहता है प्रश्न में, इसका मतलब है कि उसका सभी पक्ष रखना होता है। तो हम ये भी रखेंगे कि वो पूर्णतः कठपुतली नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष लिख के इसका आंसर कर देंगे। अब है आर्टिकल जो है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है हमारे यहाँ, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट कर सकते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट करेंगे। ये जो दिल्ली और पुडुचेरी है वो 70वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया, जो 1995 में लागू हुआ था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। सभी जो राज्यसभा हैं उसके मनोनीत जो एमएलए हैं वो भाग नहीं लेंगे। जो विधानसभा है उसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी सहित। और जो विधान परिषद है उसके सदस्य यानी कि एमएलसी इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे है कि आर्टिकल 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, इसका स्रोत आयरलैंड है। आर्टिकल 55 के 3 पार्ट हैं, 55 1, 2 और 3। 55 का एक जो है वो प्रतिनिधित्व की एक रूपता की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए जो भी रूल होगा वो सभी राज्यों के लिए एक जैसा होगा, ठीक है, सभी राज्यों के लिए समान होगा। 55 का 2 कहता है संघ व राज्यों की समतुल्यता। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिस्टम नहीं हो सकता यहाँ। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मान लें कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग करते हैं, मतलब भाग लेते हैं अगर, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। लोकसभा में देख लेंगे 543 एमपी हो गए, इधर राज्यसभा में देख लेंगे 233 एमपी हो गए। इसको यहाँ पे हटा के ले लिया है पहले से ही मनोनीत वाले को। अब यहाँ पे एमपी हो गए कितने? 776। अगर यहाँ पे अब कहें कि इसमें 28 राज्य हैं, 2 यूटीज़ हैं, अब इसमें कितने 4200 एमएलए हैं। अगर एमएलए का वोटिंग ले तो इसमें क्या आ रहा है? विषमता आ रहा है। तो इसमें एक व्यक्ति एक वोट सिस्टम नहीं लागू किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या होगा, वोट वैल्यू निकालना होगा। समतुल्यता के लिए क्या करना पड़ेगा? मत मूल्य निकाला जाता है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि समतुल्यता जरूरी है। एक व्यक्ति एक वोट यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। समतुल्यता निकालने के लिए वोट वैल्यू यानी कि मत मूल्य निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एमएलए का मत मूल्य बराबर संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा संबंधित राज्य के निर्वाचित एमएलए, जितने निर्वाचित, अब निर्वाचित तो एक ही होगा, गुना 1000, ठीक है, या जो निर्वाचित एमएलए होंगे उनसे 1000 से गुना करेंगे। जैसे कि बिहार में, सॉरी एक ही क्यों होगा, बिहार में यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में एमएलए का मत मूल्य कितना है? 173 है, क्योंकि 243 टोटल हाँ एमएलए हैं और उनका मत मूल्य निकालें तो कितना होगा? 243 गुने 173 हो जाएगा। तो ये टोटल जितने एमएलए हमारे बिहार में उन सबका मत मूल्य निकल के आ जाएगा अगर गुना करते हैं इसको। तो वैसे यूपी का अगर निकालें तो यूपी में क्या होगा, एक एमएलए का जो मत मूल्य है वह 205 है। टोटल 403 एमएलए हैं, तो 200 अब जो 205 है उसको यानी कि 403 को 205 या 8 जो भी है उससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकल के आ जाएगा। फिर महाराष्ट्र का देखिए मत मूल्य 175 है, तमिलनाडु का 176 है। तो यानी कि हर जगह क्या है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो कह रहा है कि निष्कर्ष यही निकलता है कि सभी राज्यों के जो एमएलए का मत मूल्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो राज्य होते हैं या यूटीज़ होते हैं, ठीक है, वो पूरे भारत के सारे राज्य और यूटीज़ को मिला के लगभग 5.5 लाख जो है मत मूल्य आता है, ठीक है, टोटल निकल करके। अब यहाँ पे है कि एक एमपी का मत मूल्य देखें तो राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलए का कुल मत मूल्य दिल्ली और पुडुचेरी सहित, ठीक है, जो कितना है लगभग 5.5 लाख है।
और लोकसभा और राज्यसभा बट्टा लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित एमपी कितने हैं, लगभग 776। अब यहाँ पे कह रहे एक एमपी का मत मूल्य, इससे हम अगर निकालते हैं भाग देके तो 708 आता है लगभग। अब यहाँ पे कह रहे हैं 776 एमपी का मत मूल्य 708 गुने 776 हो जाएगा, यानी कि लगभग कितना आ रहा है, 5.5 लाख आ रहा है। यानी कुल मत मूल्य जो है वो कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो तो ये 5.5 लाख और ये 5.5 लाख, यानी कि 11 लाख जो है लगभग वो आ रहा है टोटल मत मूल्य। अब कह रहा है यानी इतने जो है ना भाग लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। अब कह रहा है आर्टिकल जो 55(3) है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करता है। ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एमपी ऑफ राज्यसभा एमएलसी के चुनाव इसी के थ्रू होता है। एक और व्यवस्था है हमारे भारत में जिसे कहते हैं सामान्य बहुमत प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको FPPS भी कहा जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके थ्रू क्या होता है, लोकसभा के एमपी और एमएलए का चुनाव होता है, जैसे कि पीएम का, सीएम का चुनाव इसके थ्रू होता है और राष्ट्रपति का चुनाव इसके थ्रू होता है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि इसमें जो होता है न्यूनतम कोटा का सिस्टम है, लेकिन इसमें न्यूनतम कोटा का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है, तो कुल वैध मत बट्टा जीते हुए उम्मीदवारों की संख्या +1 और यहाँ पे +1। अब जीतेगा तो एक ही कोई, तो लगभग 11 लाख बट्टा 1 और ये वाला +1 और +1 यहाँ पे, तो यानी कि 11 लाख बट्टा 2 +1, यानी कि कितना आ रहा है, फिर भी वही चीज़ आ रहा है जो हमने निकाला था, 5.5 लाख के आसपास आ रहा है। ठीक है, न्यूनतम कोटा इतना होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ न्यूनतम कोटा नहीं होता है, यानी कि CM PM के जो चुनाव होती है उसमें कोई न्यूनतम कोटा नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बिहार की राज्यसभा सीट देख ले तो राज्यसभा की 16 सीट है। ठीक है, अब मान लो कि 1/3 खाली होता है हर 2 साल पे तो 5 सीट लगभग खाली हुआ, तो 5 सीट का अगर चुनाव होता है तो न्यूनतम कोटा कितना होगा, टोटल सीट बट्टा ये जो सीट की संख्या है +1, यानी कि इसको निकालेंगे तो एक सीट पे तो एक ही आदमी जीतेगा ना, तो 5 + 1 243 बट्टा 6 +1 तो ये भी लगभग 41 निकल करके आता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक MP ऑफ राज्यसभा के लिए 41 MLA का समर्थन कम से कम होना चाहिए, तो यानी कि ये न्यूनतम कोटा की बात कर दिया है। ठीक है, ये आगे पीछे वैसे हो सकता है सीट के हिसाब से। अब अगला अंतर देखें, PRS और FPPS में क्या है। PRS से राष्ट्रपति का चुनाव, इससे CM PM का चुनाव। निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है PRS का, लेकिन FPPS का निर्वाचन क्षेत्र छोटा होता है। जो PRS होता है उसमें मत प्रतिशत और सीट प्रतिशत समान होता है, इसमें मत प्रतिशत और सीट प्रतिशत क्या होता है, समान होता है, जबकि यहाँ पे मत प्रतिशत और सीट प्रतिशत समान नहीं होता है। किसमें, FPPS में। ये जो PRS है इसमें जब दोनों समान हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे अल्पसंख्यक जितने % है उतनी उनकी सीट होगी, तो ये प्रणाली क्या करता है, अल्पसंख्यक और दलित के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। अल्पसंख्यक और दलित के प्रतिनिधित्व को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। और यहाँ पे क्या है, दूसरा में अगर देखें तो ये क्या करता है, विविधता, और क्या कर सकता है, इससे क्या होगा, विविधता का समान हो रहा है। अगर हिंदू 80% है तो उनकी सीटें 80% आ रही है, मुस्लिम 14 है तो उनकी भी सीट 14 आ रही है, अन्य 6% है तो उनकी भी, यानी कि सबका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुसार मिलता है किसमें, PRS में। लेकिन FPPS में क्या है, ऐसा नहीं है, मत प्रतिशत और सीट प्रतिशत समान नहीं होता। जैसे बिहार में देख लें 100 लोग, माना एक एग्जाम्पल कि बिहार में 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सीट देख लें कि A ने क्या किया, 50 लोग हैं, ठीक है, पार्टी A के 50 लोग, उसकी 50 सीट। अगर ऐसा होता तो B में क्या होता, 30 लोग 30 सीट, C में 20 लोग 20 सीट, ऐसा मिल जाना चाहिए था, पर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा सारा सीट उसी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा, हमारे यहाँ पे हारने वाले को वो सीट थोड़ी मिलता है, क्या है, जो जीत गया उसको सारा सीट मिल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जो है CM PM के चुनाव में नहीं होता है। अब जो ये PRS के कुछ दोष भी हैं, इसकी जो प्रक्रिया है वो समझने में काफ़ी मुश्किल आती है, तो ये सरल और स्पष्ट नहीं है, यानी कि समझना इसको मुश्किल है। और क्या इसका मुश्किल है, वोट राजनीतिक पार्टी को दी जाती है, कैंडिडेट को नहीं। जैसे कि यहाँ पे है तो जनता पार्टी को हम वोट करेंगे, या फिर हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, हम जो है किसी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट के नाम पे वोटिंग नहीं करते हैं यहाँ पे, यानी कि उम्मीदवार की पहचान यहाँ नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है, इसमें सरकार की अस्थिरता बढ़ जाती है इससे, क्योंकि उम्मीदवार की पहचान नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पूरे पार्टी पे निर्भरता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है इसमें उम्मीदवार की पहचान होती है। अब सामान्य बहुमत प्रणाली की अच्छी बात क्या है, जिससे CM PM का चुनाव हो रहा है, तो ये आसान स्पष्ट है, उम्मीदवार को वोट मिलता है, यानी कि यहाँ पे कैंडिडेट के हिसाब से वोट मिलता है, पार्टी के हिसाब से नहीं। कैंडिडेट की अपनी पहचान होती है, सरकार में स्थिरता इससे बढ़ जाती है। ठीक है, इसके दोष क्या हैं, इससे सामाजिक न्याय कमज़ोर होता है,
क्यों? क्योंकि ये जो है सेम जितने व्यक्ति उतने सीट की बात तो कर नहीं रहा है परसेंटेज के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, अल्पसंख्यक और दलित की सुरक्षा की गारंटी इसमें नहीं रह जाती है। हो नहीं सकता है कि जितनी उनकी जनसंख्या हो सकता है उतनी सीट उनको ना प्राप्त हो। तो ये दोष हैं। उसके बाद मत प्रतिशत और सीट प्रतिशत समान नहीं है, जिस कारण अल्पमत के आधार पर जीत हो सकती है। और न्यूनतम कोटा वाली कोई बात ही नहीं है, तो कम मत ही होगा फिर भी जीत हो जाएगी। है आर्टिकल 55 का 3। इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि वोट प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है। जिस उम्मीदवार का मोर देन 50% से ज़्यादा पहली प्राथमिकता मिलती है वही राष्ट्रपति पद पर चुनाव में जीत जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया कि यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए। एक सचिन है, मुस्कान है, गौरव है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, हम तो डायरेक्ट करते नहीं है, तो इसके वोटर कौन होंगे? एमपी है मान ले। तो मान ले कि ABCDEFG जो है, ये सब जो है ना, ये वोटर है, ठीक है। यहाँ पे सचिन, मुस्कान और गौरव, तो तीनों को चॉइस देनी है। तो ए ने क्या किया, अपनी पहली चॉइस रखा सचिन को, दूसरी चॉइस मुस्कान को और तीसरी चॉइस गौरव को। फिर बी ने क्या किया, दूसरी चॉइस सचिन को दिया, तीसरी मुस्कान को और पहला गौरव को। इसी तरह से सबने अपने अपनी चॉइस दी। तो इसको चॉइस देने के बाद क्या हुआ कि 50% से अधिक मत मिल गया पहली चॉइस के रूप में मुस्कान को, तो मुस्कान ही जीत हासिल करेगी। अगर ऐसा नहीं होता, किसी को न्यूनतम कोटा पूरा नहीं होता, तो उसके बाद जिसको सबसे कम वोट रहेगा उसको हटा दिया जाएगा और शुरू के जो 2 होंगे उसके आधार पर देखा जाएगा कि सेकेंड प्रायोरिटी ज़्यादा किसको मिली है, उसके हिसाब से वोटिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में